हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने बीएसआर अड्डा पे। तो दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। ये आपका बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 है। सेट नंबर 4 है आपका। तो सर, ये एडुटेरिया का सीरीज अभी हम लोग चला रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो भी तैयारी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, जिनको लगता है कि यार मैं कैसे करूँ या ना करूँ, तो उनको बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। बीएसआर अड्डा आपके लिए भी एडुटेरिया का सीरीज चलाएगा, फिर आपके लिए प्लेटफॉर्म का चलाएगा। तो अगर आप सिर्फ डेली का डेली, अगर आप सिर्फ लाइव क्लास में भी अगर आप देख लोगे, जो भी चलती है क्लासेस, अगर उतना भी अगर कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो 2 सेट 15 का इधर 15 का उधर, जो टोटल 30 सेट एक बार कर लोगे, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। ये मेरी बात पे भरोसा करो, मैं सच बता रहा हूँ। कोई नहीं रोकने वाला बेटा, आपका सिलेक्शन इस बार तय है। बस आप मेहनत करते रहना, ठीक है। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं कि सम्राट आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो सर, ये 12 अगस्त 1765। कब सर? 12 अगस्त 1765 में दीवानी प्रदान की गई थी। और इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के विजय के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की पहली संधि, जिसको इलाहाबाद की पहली संधि बोलते हैं, इलाहाबाद की जो फर्स्ट जो संधि हुई थी, ठीक है, संधि कब हुई थी सर? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में जो हुई थी संधि, उसमें ये किया गया था। इस संधि के तहत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त हुई थी। ये जो इलाहाबाद की संधि हुआ था, उसमें क्या हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का संधि जो ये जो था, दीवानी प्रदान किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और इसके बदले में कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये दिया जाना तय हुआ था, और साथ में निजामत खर्च हेतु 53 लाख रुपये देना था, ठीक है। यानी कि 26 लाख रुपये अर्ली ये सब दे रहे थे कि 26 लाख रुपए आपको देंगे हम, ठीक है, हमें दीवानी दे दीजिए। तो इनको दे दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सर्दी भी हो रखा था, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो सर, कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो सर, 1861 में कृष्णोदास पाल हिंदू पेट्रियट के संपादक बने थे। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, ये जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, इसी को बोलते हैं बेटा राज हड़प नीति। इसके तहत क्या था कि जो लॉर्ड डलहौजी जो था, बहुत सारे राज्यों को अपने में क्या किया था, मिला लिया था, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कौन सा हुआ था? तो सर, सबसे पहले सतारा हुआ था। कब हुआ था? सतारा। मैं थोड़ा सा बता दूं सतारा कब किया था सर? तो ये 1848 में ऐड किया था। फिर ये जो आप देख रहे हो जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में किया था, ठीक है। फिर आपका ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? अ नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो सर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और इन्होंने द बंगाली नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी देख रहे हो ना, ये आपका द बंगाली, कौन सा? द बंगाली करके इन्होंने एक निकाला था। चलिए अगला देखते हैं। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? वो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने बोला था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? किस में मिला था? तो सर, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको मिला था, ठीक है। अगला है सर कि जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो सर, ये कहाँ पे हुआ था? तो सर, ये मणिपुर में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदुनाग के नेतृत्व में जियातरंग आंदोलन शुरू हुआ था। इसे बाद में यदुनाग की चचेरी बहन गौडी नेल्यू ने संभाला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गौडी नेल्यू को रानी की उपाधि प्रदान की थी। ये बार बार सवाल आता है
कि पंडित नेहरू ने रानी की उपाधि किसे दिया था? तो पंडित नेहरू ने गौडी नेहरू जो थी उसको रानी का उपाधि प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो सर मुजफ्फरपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। अगला है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सर 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्रांतिकारियों से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इस संघ में मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद इत्यादि शामिल थे। चलिए अब थोड़ा अगला देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? सबसे बाद में पूछ रहा है, तो पहले सबसे पहले तो आपको याद करना होगा, सबका ईस्वी पूछ रहा है कि सबसे पहले कब हुआ था। तो पहले मैं ईस्वी लिख देता हूं, फिर आप खुद ही बता दोगे। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सर 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो सर 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में। फिर देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो सर 1531 में। 1531 में। फिर सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सर 1555 में। अब देखो, अब पूछ रहा है क्या कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो आपको ये बताओ, इसमें सबसे बाद में कौन सा आपको दिख रहा है? सबसे बाद में कौन सा आपको? सरहिंद का 1555 है सर। तो सबसे बाद में कौन दिख रहा है? सरहिंद दिख रहा है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ये भी चलो बता देता हूं कि जो देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में, ये आपका हुमायूं ने अफगानों को हराया था। किसको हराया था? तो हुमायूं ने अफगानों को हराया था। फिर सरहिंद में, इस युद्ध में हुमायूं ने भारत में पुनः मुगल सत्ता की स्थापना की थी। मुगल का द्वारा से स्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर जो चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, इसमें हुमायूं जी हार गए थे। फिर कनौज का जो युद्ध हुआ था, इसमें शेरशाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप में पराजित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं सर। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? किसने किया था सर? तो आपका गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था सर? गुरु अर्जुन देव ने किया था। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहां से हुआ है सर? तो आपका धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। अगला, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? किसने बोला था समुद्रगुप्त को कि भारत का नेपोलियन है? तो सर कोई और नहीं, विंसेंट स्मिथ ने बोला था समुद्रगुप्त को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है कि इसमें सत्य नहीं है। तो देखते हैं, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता है। बिल्कुल है सर। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता है। बिल्कुल है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को ही प्रदान की जाती थी। नहीं है, गलत है। ठीक है, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर प्रदान की जाती थी। बिल्कुल कथन असत्य है। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? ये सबको पता है कि सर निम्न बैठक लास्ट में कब हुई थी? तो सर 14 जनवरी 1950 को हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया सर? ये लागू हो गया था। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? मतलब एससी और एसटी के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें रिजर्व्ड है? तो सर 131, 131 सीटें क्या है सर? रिजर्व है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा की 545 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति। इसमें पूछ देगा कि एससी के लिए कितना है? तो एससी के लिए 84 है और एसटी के लिए 87 है। एसटी के लिए कितना है सर? 87 है। यही कुल मिला के क्या हो जाता है? 131। तो अनुसूचित जाति के लिए कितना है? 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 87 है। तो कुल मिला के कितना हुआ? 131 सीटें जो है आपके आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, चलिए
एनपीएस, न्यू नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बोलते हैं, किस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? जुड़ने की सबसे अधिकतम आयु तो सर 65 वर्ष है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? पंचशील का सिद्धांत नहीं था, कौन था सर? तो नाभिकीय निवारण, जिसको परमाणु प्रतिरोध बोलते हैं। चलिए अगला है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे सर? सर डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो सर ये भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला सवाल है, संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? तो सर भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया सर? तो ये आपको ओस्लो में किया गया। ठीक है। अगला है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? तो सर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है। चलो थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है। भारत के 5 राज्यों से होकर मानक मान्यता गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, यूपी हो गया, एमपी हो गया, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ये 5 जगहों से, ये 5 स्टेट से आपका क्या है सर, मानक जो आपका मानक समय की याम्योत्तर लाइन है वो गुजरती है, बाकी महाराष्ट्र है इसमें से नहीं गुजरती है। चलिए अगला देखते हैं, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? कौन सा है सर? तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा है जो म्यांमार से करता है सर, सबसे ज्यादा करता है। ठीक है। और बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है सर वो आपका कहाँ है सर? तो इसकी राजधानी ईटानगर है। इसे उगते सूरज की भूमि कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश देखता है, लैंड ऑफ सनराइज भी बोलते हैं, लैंड ऑफ सनराइज, उगते सूरज की भूमि भी बोली जाती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर ये है आपका अनाईमुंडी। अनाईमुड़ी पहाड़ हर कोई जानता है सर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है सर? तो ये आपका केरला में है। ठीक है। यह पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है सर। अगर इसके ऊंचाई पूछेगा तो इसको 2695 मीटर है सर इसकी ऊंचाई। यह पर्वत हाथी के सिर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। किसका जो पर्वत का जो श्रृंखला है सर वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मतलब हाथी का सिर हो। ठीक है। चलिए, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो सर ये अलकनंदा से संबंधित है। किससे सर? अलकनंदा से। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे नहीं है सर? तो आपका भालकुंड है जो नहीं है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना से जलप्रपात करता है? तो सर ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से करता है। अगला है, भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। तो सर आपका औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के बाद से आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है। चलिए, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो जब ऐसा पूछता है तो कब किसका स्थापना हुआ था पहले ये लिख लेते हैं। तो सर केयर का स्थापना जो हुआ था ये आपका 1993 में हुआ था। ठीक है। और फिर क्रिसिल का जो स्थापना था सर ये आपका 1987 में हुआ था। और जो ICRA है, ICRA का स्थापना सर 1991 में पूछा था। अब पूछ रहा है कि इसके अनुसार लगा दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए सर, सबसे पहले कौन आया? तो आपका क्रिसिल आया 3 नंबर पे। फिर उसके बाद कौन आया सर? फिर उसके बाद 2 नंबर आया, फिर उसको 1 नंबर। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर? A नंबर। ठीक है। पहले क्रिसिल, फिर ICRA, फिर आपका केयर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सर गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या के लिए बनी थी। ठीक है।
जानकी रमन समिति ये शेयर घोटालों की जांच पड़ताल के लिए बनी थी, बिल्कुल सही है। मल्होत्रा समिति बीमा सुधार में क्षेत्र, ठीक है, ये भी सही है। तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा, नहीं सर ये गलत है, ये नहीं है। तारापुर समिति पूंजीगत खातों में रुपये की परिवर्तनीयता को सलाह हेतु गठित हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में तृतीय क्षेत्र जिसको टर्शियरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है सर, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो वानिकी मत्स्यिकी की, ये के राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर, डी नंबर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, कौन एक उद्देश्य नहीं है सर। तो पूर्ण रोजगार उद्देश्य है, मूल्य स्थिरता है, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन है, धन तथा आय का नियोजन वितरण ये नहीं है सर, ठीक है। चलिए, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, कौन सा एक उद्देश्य नहीं है सर। तो देख लेते हैं। खदानों का वितरण बिल्कुल है, खदानों का रसीद बिल्कुल है, खदानों के बफर स्टॉक का रख रखाव बिल्कुल है, खदानों का निर्यात ये नहीं है, गलत है, ठीक है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है बेटा 32 का, ये सी हो जाएगा, ये डी नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, अंतरराज्यीय व्यापार का विनियम, ये नहीं है इसका उद्देश्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, कौन सा संस्था जारी करती है सर। तो आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था। तो सर ये आपका 2013-14 में, 2013-14 वाला जो बजट हुआ था उसमें प्रस्तुत किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, की शुरुआत कब हुई थी। बोल रहा है कि सबसे पहले देखो, इसमें दो सवाल आ रहा है। पहला सवाल ये आ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस चीज के लिए दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षण के लिए, और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सर इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। कब हुई थी सर, 1985 में। चलो यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि जो अर्जुन पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था वो 1961 में हुआ था। फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो मेजर ध्यानचंद का जो हुआ था शुरुआत, वो आपका 1991 से 92 में हुआ था। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जो नेशनल खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, वो आपका 2009 में हुआ था, ठीक है। चलिए, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। आकाशदीप जो पुस्तक लिखी गई है, जो आप देखते होंगे, ये किनके द्वारा लिखी गई है। तो सर ये आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है सर। तो ये आपका रुड़की में स्थित है। कहाँ पे है सर, ये रुड़की में स्थित है, ठीक है। अगला, भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। आला मारा सबसे पहला मूवी जो बोलता हुआ मूवी आया था, कब आया था सर। तो ये 1931 में आया था, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी, इसे 1931 में प्रदर्शित किया गया था। इसके निर्माता अरदेसर ईरानी थे। अब भारत की पहली टेक्निक कलर फिल्म झांसी की रानी थी, इसे 1953 में प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सर। बिहार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था, अभी आप देखे होंगे कि बिहार में जाति जनगणना चल रहा था। जो 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो सर बिहार की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है, ठीक है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है। जो 2023 का जो शांति पुरस्कार है, किसको दिया गया है सर। तो नरगेस मोहम्मदी को। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगेस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और स्वतंत्रता के लिए 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये ईरान के रहने वाली है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो सर ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। प्रति वर्ष ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है।
2023 में इस सूची में भारत का स्थान 127वां रहा है। इस सूची में भारत का स्थान कितना रहा है सर? 127वां रहा है। जबकि पहले और अंतिम स्थान पर क्रमशः आयरलैंड और अफगानिस्तान रहे। ठीक है, चलिए। एकता सैन्य एक्सरसाइज 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? जो एकता सैन्य अभ्यास 2023 जो आयोजित किया गया, किन किन देशों के बीच में हुआ है सर? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में हुआ है सर। और ये एक नौसेना के मध्य, ये नौसैनिक क्या अंतर था सर? ये नवल एक्सरसाइज था। कौन सा था सर? ये नवल एक्सरसाइज था। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा बता दूं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुआ था। कौन सा? समुद्र शक्ति। ठीक है, और भारत और जापान के बीच में हुआ था धर्म गार्जियन। इसमें कौन सा हुआ था? धर्म गार्जियन। और आपका भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था स्लाइनेक्स 2003। ठीक है, और भारत ब्रिटेन के बीच में हुआ था कोंकण 2023। ठीक है, और भारत और मालदीव के बीच में जो हुआ था वो था कौन सा था सर? एकूबेरेन, जिसको एकता भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? इस बार जो तंबाकू जो दिवस था उसका थीम क्या रखा था? ग्रो फूड नॉट टोबैको, मतलब कि ग्रो फूड नॉट टोबैको। ठीक है, चलिए। अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो सर इनका संबंध कबड्डी से है। किससे है सर? कबड्डी से है। और 2022 में कुल 25 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साक्षी कुमारी का संबंध कबड्डी खेल से है। ठीक है, अब चलते हैं। 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 19वां कहाँ पे किया जाएगा सर? तो ये आपका ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा सर? तो आपका ब्राजील में किया जाएगा। जब 19वां यहाँ पे किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा और चीज बता दूं कि सर 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित भारत में किया गया था। और 19वां G20 सम्मेलन कहाँ पे किया जाएगा? ये ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, 18वां यहाँ पे लिख देता हूँ। 18वां कहाँ पे हुआ था? तो 18th सर इंडिया में हुआ था। और जो 19th होगा ये कहाँ पे होगा सर? तो ये आपका ब्राजील में होगा। ठीक है, और G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में होने वाला है। और चोगाम सम्मेलन 2024 समोआ में होने वाला है। और नाटो शिखर सम्मेलन 2024 लिथुआनिया में होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला। ऑस्ट्रिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सर ये जीतने वाले कौन है? आरियाना सबालेंका। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 से रिलेटेड जब बात चल रही तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। ऑस्ट्रेलिया ओपन की जब बात चल रही है तो चलो, ऑस्ट्रिया ओपन की जब बात चल रही है तो बता रहा हूं आपको कि पुरुष एकल विजेता में कौन रहे हैं सर? पुरुष में यानी कि मेल एकल विजेता में नोवाक जोकोविच रहे हैं। फिर पुरुष एकल उप विजेता में रहे आपका स्टेफानेसिस सिपास। फिर महिला एकल विजेता, अगर फीमेल एकल विजेता इंडिविजुअल में पूछेगा तो कौन है? आरियाना साबालेंका हो गई। और उप विजेता में पूछेगा तो ई राय बकीना हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री, तो सर ये उड़ीसा के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? तो छात्रों शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। अगला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो सर ये कोई और नहीं बल्कि मिस्र बना है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। इजिप्ट नया बना है सर आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य। ठीक है, तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। इसका कहाँ पे है सर? पूछेगा कि इसका बताइए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है सर? तो ये आपका संघाई में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। NV-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? किसके द्वारा किया गया है सर? तो आपका GSLV F12 के द्वारा किया गया। ठीक है, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बोरेक्स जो है किस धातु का अयस्क है? तो सर ये सोडियम का है। किसका है सर? तो सोडियम है। जो बोरेक्स का, चलो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका है सर फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O यानी 10H2O।
ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला है सर। ये किसका फॉर्मूला है सर? ये आपका बोरेक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए सोडियम का अनायस क्या है? चिल्ली साल्ट पीटर आदि भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सॉरी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो जो अगर चयन बोलेगा तो सर देखो, सबसे पहले आपका अल्का कण आ जाएगा, फिर न्यूट्रॉन आ जाएगा, फिर प्रोटॉन आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। आप पूछोगे सर क्या ऐसा कैसे हुआ? तो आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिक ऊर्जा भी बोलते हैं, के ई बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर। जहाँ पे एम क्या है? तो एम द्रव्यमान हो गया, वी क्या हो गया? वेग हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? तो अगर इसको आप डबल करोगे, ठीक है, अगर इसको इधर लेके आओ जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2ke बराबर एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा या नहीं होगा? एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर रूट हटाओगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/√m। मतलब कि जैसे जैसे देख रहे हो, अतः जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा। इससे हम क्या पता लगाए कि अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो है इसका क्या होगा सर? घटेगा। तो द्रव्यमान का क्रम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मास क्या अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद प्रोटॉन है, फिर उसके बाद क्या? न्यूट्रॉन है, फिर उसके बाद क्या है सर? अल्का कण है सर। ठीक है, अब जैसे जैसे जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका क्या रहेगा सर? वेलोसिटी कम रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, श्यानता का गुण पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो सर द्रव एवं गैस दोनों में पाया जाता है। चलिए अगला है, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है कितने दिनों का होता है? तो सर 20 से 120 दिन के लिए होता है। ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। जो ऑटो वाहन होता है उसका जो हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है, किस पे काम करता है? तो सर पास्कल सिद्धांत के अनुसार ये काम करता है। क्या है सर? तो पास्कल के सिद्धांत के अनुसार यदि द्रव से भरे पात्र पर दाब आरोपित किया जाता है तो वह समान परिमाण में समान रूप से सभी दिशाओं में संचालित होता है। उदाहरण, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो सर आपको पता है कि द्रव्यमान क्या है सर? अदिश राशि। अब जब बात अदिश आ जाए, अदिश अदिश मतलब क्या है? जिसमें दिशा नहीं हो, जिसमें दिशा क्या हो? नहीं हो। सदिश मतलब जिसमें कि दिशा हो। द्रव्यमान तो दोनों में रहेगा, लेकिन जिसमें दिशा होगा वो सदिश हो जाएगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अदिश होगा। यानी कि मास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस वजह से लगाती है सर? बताइए। तो सर ये परिक्रमण, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, परिक्रमण, परिभ्रमण। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जो क्लाइमेट में जो चेंजिंग आता है इसी के कारण आता है। पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। ये जो परिभ्रमण देख रहे हो, घूर्णन जो देख रहे हो, घूर्णन के वजह से क्या होता है? दिन या रात होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अच्छा, इसमें दे रहा है कि कौन वैज्ञानिक कौन कौन सा आविष्कार किए हैं। चलिए देख लेते हैं। जी मार्कोनी ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो सर जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। फिर जे एल बेयर ने किसका किया था? तो सर इन्होंने टेलीविजन का किया था। अलेक्जेंडर बेल ने किसका किया था सर? तो अलेक्जेंडर बेल ने सर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये आपका टेलीफोन का किए थे। और थॉमस अल्वा एडिसन किसका किए थे? तो ये सर ग्रामोफोन का किए थे। तो भैया ये तो एक का एक, ए का 1, बी का 2, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा। वाह, इतना आसान दे देता है, वाह। चलिए, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है सर? तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। क्या बोल रहा है कि हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है, हवा में गुब्बारा कब उठता है? जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। ठीक है, चलिए अगला है, अवतल दर्पण में
प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो सर जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तब बनेगा। ठीक है, चलिए। परिपथ में धारा है, बहुत बढ़िया, परिपथ में धारा है पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, निकालने के लिए दिया है। तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो 2 एम्पियर तो है ही, ये तो 2 एम्पियर है ही। आप चाहो तो इसको ऐसे तोड़ सकते हो, ये दोनों अगर आप देखो, परिपथ में जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तथा एक देखो 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, 2 जो है सीरीज में है। किसमें है सर? ये दोनों जो देख रहे हो ऊपर वाला, ये दोनों किसमें है सर? तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। ठीक है, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? तो ये पैरेलल हो जाएगा, यानी कि सीरीज में 2 है, पैरेलल में 1 है। पहले चीज तो ये पता लगा ली। तो सीरीज में हम क्या पढ़े हैं? तो सीरीज में पढ़े हैं कि जब अभी हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R1 + R2, तो अगर इसको आप R1 मान रहे हो तो 2 + 2 यानी कि 4 ओम हो गया। इन दोनों का कितना आ गया? 4 ओम हो गया। फिर इसका कितना आ गया? 2 ओम। और ये क्या है सर? तो पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या पढ़े थे? 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पर कर दो 1/4 + 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4, 1 + 2 यानी कि 3/4, 3/4 हो जाएगा। और इसको जब R में कन्वर्ट करोगे तो 4/3 हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा सर? तो 1.5A आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1.5A। इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस एक याद रखना, अगर सीरीज में रहेगा तो R1 + R2, अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/R1 + 1/R2 कर देना, बस यही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। जब मोमबत्ती हवा में जलता है तो क्या नहीं बनता है सर? तो नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए मोमबत्ती के पूर्ण तथा अपूर्ण दहन से हाइड्रोमोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन कालिक के रूप में ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि निकलते हैं। ठीक है, चलिए। दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट के मौजूद होता है, जिसकी प्रकृति है कैसा होता है सर? जो दांतों में जो इनेमल जो है कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, उसके प्रकृति क्या है? एसिड इन नेचर है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या है सर? तो ये बेसिक है, यानी कि क्षारीय है। ठीक है, दांतों के इनेमल 4 प्रमुख ऊतकों में से एक है, जो मनुष्य और अन्य जानवरों में दांत बनाते हैं। या मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सभी धातु तन्य हैं, पहले देख लेते हैं कौन सा निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। सही पूछ रहा है, ठीक है। तो सभी धातु तन्य हैं, नहीं सर, बिल्कुल गलत। क्यों? रीजन बताते हैं। तन्यता धातु का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। ठीक है, जैसे इसको इंग्लिश में डक्टिलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, जिसको आप पढ़े होंगे कि 1 ग्राम गोल्ड से 1 किलोमीटर आप वायर बना सकते हैं। ठीक है, फिर सभी अधातुएं तन्य होती है, नहीं सर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। धातुएं समानतः तन्य होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, बिल्कुल ये सही है। कुछ धातुएं तन्य नहीं होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पारा हो गया। ठीक है, तो जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। कुछ अधातु तन्य है, नहीं सर। आघात वर्धिता धातु का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीटर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धिता कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर? सी नंबर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है सर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव होता है? कोशिका का कौन सा भाग होता है जो निर्जीव होता है? तो वो सर आपका वैक्यूल होता है, जिसको रिक्तिकमा बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा, इनमें से कौन सा है जिसको नहीं माना जाएगा? तो है सर आपका नाभिक, जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, धमनी, आर्टरी और सीरा, वेन में रक्त का पीएच होता है, यानी कि आर्टरी और वेन में क्या होता है पीएच? सर पूछ रहा है कि आर्टरी में और वेन में पीएच कैसा होता है? तो सर सीरा में अधिक, यानी वेन में ज़्यादा होता है और धमनी में कम होता है। अगर पूछेगा पीएच पूछेगा तो वेन में जो होता है सर, वेन में
वेन में अधिक होता है, ठीक है, और आर्टरी में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए, तो सर्दी हो रखा है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो सर समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप में क्या है सर, मछली है। अब बोलोगे सर सब तो समुद्र में ही पाया जाता है सर, आप इसको कैसे बोल रहे हो? तो चलो हम एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा स्टार फिश जो होता है ये क्या है आपका, इकाई नोडम श्रेणी का एक जंतु है, ठीक है। और जो जेली फिश है ये सिलेंट्रेट संघ का एक जंतु है जिसे अलीरिया भी कहते हैं। जो डॉग फिश है एक उपास्थीन मीन है जिसे अस्कोली डाउन भी कहते हैं। और समुद्री घोड़ा यह एक वास्तविक मीन होती है जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सर जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्क्लिंटॉक ने किया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल सर, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम बताइए। मानव शरीर में पाए जाने वाले सही क्रम बताइए। तो सर सबसे पहले आपका, चलो पहले मैं बता देता हूँ कितना % पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए है। पहले कितना आता है वो बता देता हूँ। देखो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है सर हमारे शरीर, देखो मानव शरीर में पाए जाने वाली, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका 65% पाया जाता है। फिर कार्बन आपका 18% पाया जाता है। फिर हाइड्रोजन आपका 10% पाया जाता है। फिर नाइट्रोजन आपका 3% पाया जाता है। फिर कैल्शियम आपका 1.4% पाया जाता है। फिर फॉस्फोरस आपका 1.1% पाया जाता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम क्या है। तो देखो सही क्रम तो ये है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर अगला आता तो फिर हो जाता फॉस्फोरस। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं सर थोड़ा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहले एक बार देख लेते हैं। ये जो है जिब्रेलिन्स बौने पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए यूज होता है। जिब्रेलिन्स बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए होता है, बिल्कुल। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक के लिए, बिल्कुल। और ये जो देख रहे हैं ऑक्सिन फल पकाने वाला नहीं सर, ऑक्सिन का काम है वृद्धि वर्धक पत्तियों का विलयन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना, ये ऑक्सिन का काम है। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। फल पकाने का काम नहीं है सर, इसका काम फल पकाना नहीं है, इसका काम क्या है, खरपतवार को नष्ट करना, खरपतवार को नष्ट करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज में शामिल है, क्या है सर? तो अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। जंग एक मिश्रण है, रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, रस्ट किसका मिक्सचर है सर? तो ये है सर आपका Fe2O3 और FeOH का होल 3, ठीक है। जंग आयरन जिसको आयरन 3G बोलते हैं और हाइड्रोक्साइड का भी बोलते हैं, ये आपका सर जंग FeO3 हो जाता है। ये जो देख रहे हो ना जंग Fe2O3, ये क्या है सर, ये आपका जंग है, ठीक है। और ये जो देखते हैं FeOH का होल 3, ये क्या है सर, ये आपका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है ये, ठीक है। चलिए, स्मॉग किसका उदाहरण है? पूछ रहा है कि स्मॉग जो है किसका उदाहरण है? तो सर स्मॉग क्या है, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी। क्या है सर, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी, ठीक है। थोड़ा स्मोक, अरे स्मॉग स्मोक और कोहरे से बना हुआ है। धुएं में नाइट्रोजन का ऑक्साइड होते हैं जो अन्य वायु प्रदर्शकों और कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग पैदा करते हैं, ठीक है। ये था बेटा, चलिए ये आपका हो गया यहाँ तक। और आज का जो आखिरी सवाल है, जो मैं चाहता हूं कि आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। मैं चाहूंगा कि इसका आप उत्तर देंगे कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ये आपके लिए सवाल है
क्वेश्चन नंबर 75 का आप आंसर देंगे। जो 75 नंबर सवाल है आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, और मैं पक्का आपका कमेंट को चेक भी करूंगा और मैं देखूंगा भी कि कितने बच्चे सही जवाब दिए हैं। तो बेटा ये था आपका बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 था, ये आज हमने करा दिया है और फिर हम अगला सेट भी लेके आएंगे। अगर जो बच्चे नए हैं, जो अभी जुड़े ही हैं बीएसआर अड्डा में, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो के जितना से ज़्यादा हो बच्चों तक शेयर करें, ताकि हमारे बिहार के बच्चे बिहार एसएससी पैसे नहीं रहने की वजह से जो नहीं पढ़ पा रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे और इस बार बिहार एसएससी में एक सीट अपना कन्फर्म करेंगे। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।